नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर कक्षा 11th की केमिस्ट्री को कंप्लीट ही कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था लुईस संरचना, यानी जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी लुईस संरचना किस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है, उन संरचनाओं को हमने समझा था। अब हम इस वीडियो में देखेंगे या इस कक्षा में हम देखेंगे तो ये जो यूनिट चल रही है हमारी, वो चल रही है हमारी रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, यानी केमिकल बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो यूनिट नंबर 4 11th क्लास की चैप्टर नंबर जो हमारी केमिस्ट्री है 4th यूनिट, उसको कंप्लीट ही कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था लुईस संरचना क्या होती है, लुईस संरचना किस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है, किसी कंपाउंड से की लुईस संरचना को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अब उसी के बाद में हमारी ये हेडिंग से रहेगी, यानी ये आएंगे तो वो आएंगे हमारे बंध लंबाई, यानी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, या बंध एंथैल्पी क्या होती है, आबंध लंबाई क्या होती है, यानी जो बंध की लंबाई होती है वो क्या होती है, और बंध कोण क्या होता है, और आबंध कोटि क्या होती है, यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो इस क्लास में हम देखेंगे, इन सभी को हम यहाँ पर समझेंगे स्टेप बाय। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बंध लंबाई या बंध ऊर्जा या बंध एंथैल्पी क्या होती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक निश्चित जो ऊर्जा होती है उसको यहाँ पर उत्सर्जित की जाती है, यानी वहाँ से ऊर्जा निकलती है या फिर उसे ऊर्जा यहाँ पर देनी पड़ती है। तो यदि उन दोनों के बीच में जो बंध होगा, यदि उसी बंध को हम यहाँ पर तोड़ें तो देखिए मान लीजिए हमारे पास में एक अणु है और अणु के अंदर जो होंगे तो हमारे होंगे परमाणु और एक दूसरा परमाणु होगा। तो दो परमाणु के मध्य में क्या होगा, मान लीजिए कि हाइड्रोजन है और एक ही हाइड्रोजन है। तो इन हाइड्रोजन का जब बंध का निर्माण हुआ तो यहाँ से कुछ एनर्जी क्या हुई, यहाँ पर निकली हुई है। अब अगर इसी बंध को अगर हम तोड़ें या इसी बंध को हम तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी की यहाँ पर आवश्यकता होगी, तो उसी ऊर्जा को क्या कहा जाएगा, बंध ऊर्जा, या फिर कहा जाएगा बंध एंथैल्पी कहा जाता है। तो इस बंध को जो तोड़ने के लिए एनर्जी दी जाती है, उसी बंध को या उसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बंध ऊर्जा कहा जाता है। यानी दो परमाणु के मध्य में बने हुए बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहा जाता है, बंध ऊर्जा कहा जाता है। यानी जो पदार्थ होता है, यानी पदार्थ की जो गैसीय अवस्था होती है, उस गैसीय अवस्था में उसके जो एक मोल जो बंध होता है उसको तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा ही क्या कहलाती है, हमारी बंध ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन कंप्लीट ही कर लेते हैं। चलिए तो देखें, यानी पदार्थ के गैसीय रूप में एक मोल बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है एक मोल बंध तोड़ने के लिए, या उसके बीच में जो बनता है उसको तोड़ने के लिए आवश्यकता होती है, उसे ही बंध ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी बंध ऊर्जा कहते हैं। तो उसे ही बंध ऊर्जा कहते हैं। यानी जो परमाणु है, मान लीजिए कि ये परमाणु है और इनके बीच में जो बंध बना है, तो इसको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहा जाता है, बंध ऊर्जा कहा जाता है। तो इसको जो नापा जाता है वो नापा जाता है, यानी इसकी जो इकाई होती है वो होती है हमारी किलो जूल प्रति मोल में नापा जाता है। तो देखिए, यानी जितनी एनर्जी, मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन इसके मध्य में है, क्लोरीन के बीच में एक बंध का निर्माण हुआ है, सहसंयोजी बंध। तो इस बंध को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसी ऊर्जा को कौन से कहा जाएगा, तो उसे कहा जाता है बंध ऊर्जा कहा जाता है। तो ये है हमारी बंध ऊर्जा। अब इसको जो प्रभावित, यानी बंध ऊर्जा को प्रभावित करने
वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो बंद ऊर्जा को यहाँ पर क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे या उसको प्रभावित करेंगे। पहला जो कारक है वो होता है हमारा परमाणु का आकार। परमाणु का आकार, यहाँ पर देखें यदि दो परमाणु का आकार बहुत बड़ा है तो उनके बीच में की जो बंध लंबाई है वो भी बहुत अधिक होगी, यानी वहाँ पर हमें ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। तो उसको तोड़ने के लिए यहाँ पर देखेंगे किसी परमाणु का आकार जितना बड़ा होता है, जितना बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, उसकी बंद ऊर्जा का मान, बंद ऊर्जा का मान कम हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो जो बंध होगा वो दुर्बल बंध होगा। यानी मान लीजिएगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बंध है, एक क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बंध है, और एक यहाँ पर अगर हम देखें तो आयोडीन आयोडीन के बीच में मध्य में बंध है। तो इसको तोड़ने के लिए हमें अधिक आवश्यकता होगी, इसको कम होगी, और इसको और कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि परमाणु का आकार क्या हो जाता है, जब बढ़ जाता है तो उसकी बंद ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसमें कम होगा, यानी उदाहरण में देखें अब आता है तो यहाँ पर देखें कि यदि परमाणु का आकार बढ़ जाता है तो उसकी बंद ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। दूसरा है हमारा, तो वो है हमारा बंद बहुलकता, यानी बंद बहुलकता, यानी बंद का प्रकार देखना है। यदि जो अणु है तो दो परमाणु के मध्य में यदि एक से अधिक बंध बने हैं तो उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और अगर एक बंध बना है तो उनको तोड़ने के लिए यहाँ पर क्या होगा, कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो किसी परमाणुओं के मध्य बंध जितने अधिक होंगे, जितने अधिक होंगे उनकी बंद ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। यानी जब बंध की संख्या बढ़ेगी, अधिक होगा, यानी उसकी बंद ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिक हो जाएगा। अब बंद ऊर्जा का मान क्यों अधिक होगा, तो हम देखें मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में देखें तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर हम इन तीनों की देखें या बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन की जो बंद ऊर्जा का मान होगा वो अधिक होगा, और यहाँ पर इन बंधों को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बंध बना है तो इसकी ऊर्जा का मान अधिक होगा, और इनकी ऊर्जा यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है तो इसकी ऊर्जा का और अधिक मान होगा। तो ये दो कारक हैं, इन दो कारकों के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है हमारी बंध ऊर्जा। यानी बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है, हमारी बंध ऊर्जा कहलाती है। तो ये दो कारक हैं जिन पर हमारी क्या कर रहे हैं, ऊर्जा डिपेंड कर रही है। तो अगली हेडिंग को देखें तो वो होती है हमारी बंध लंबाई। अब ये बंध लंबाई क्या होती है, या लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, तो इसको नोट कर लेंगे आप। और इसी के बाद में हम चलिए दूसरे को देखें। तो अगला है हमारा बंध लंबाई। बंध लंबाई क्या होती है, तो दो परमाणुओं के मध्य में उपस्थित बंध की लंबाई ही क्या कहलाएगी, हमारी बंध लंबाई कहलाती है। आप इनको नोट करते जाएंगे और इनको आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे। तो चलिए जो अगला है हमारी वो है बंध लंबाई, यानी बंध की लंबाई बनने वाले परमाणु को देखेंगे। तो यहाँ देखें तो बंध अबंध या बंध लंबाई क्या होती है, तो जो दो परमाणु होते हैं इन दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की जो दूरी होती है या जो डिस्टेंस होती है वही क्या कहलाती है, हमारी बंध लंबाई कहलाती है। तो देखें दो परमाणुओं के नाभिकों
यानी नाभिकों से ही हमें इसी जो दूरी होती है इसको नापना होता है। दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी बंध लंबाई कहलाती है। बंध लंबाई कहलाती है। यानी जो दो परमाणु होंगे तो दो परमाणु के बीच सेंटर में क्या होता है, हमारे नाभिक होता है, और उन नाभिकों के बीच में जो उनकी जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगी, हमारी तो बंध लंबाई कहलाएगी। तो यहाँ पर देखें, मान लीजिए कि ये है हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन, तो इसके बीच में ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, हमारी बंध लंबाई। या फिर हम इस प्रकार से हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये परमाणु हाइड्रोजन का और ये हाइड्रोजन का ये परमाणु, तो यहाँ पर ये बीच सेंटर में रहेगा हमारा नाभिक। तो ये जो बीच की जो दूरी होगी या जो डिस्टेंस होगी तो यही क्या कहलाएगी, हमारी बंध लंबाई कहलाएगी। यानी दो परमाणुओं के में उपस्थित नाभिक और नाभिकों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, हमारी बंध लंबाई कहलाती है। अब हम देखते हैं कि ये बंध जो लंबाई है यानी किस प्रकार से है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो अणु है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के बीच में बंध बना है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना है, और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी ये किस पर डिपेंड करेगी, यानी किस में ज़्यादा होगी और किस में कम होगी। तो यहाँ पर जो बंध लंबाई होती है उसको भी कुछ कारक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला कारक है वो है हमारा, वापस क्या लिखेंगे हम, परमाणु का आकार। यदि परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा तो उनके बीच में की जो लंबाई है वो भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि नाभिक से कक्षाओं की दूरी भी बढ़ती जाएगी। तो हम लिखेंगे, ये इसको कर दें इस प्रकार से, यदि दो परमाणुओं का आकार बड़ा होता है या परमाणु का आकार बड़ा होता है तो उनके बीच बने बंध की लंबाई भी बढ़ जाती है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें, मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। फिर इसी के बाद में हमने दूसरा देखा था, फ्लोरीन के बीच में है, और यहाँ पर क्लोरीन के बीच में है। तो यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंसी है वो कम रहेगी, यानी बंध लंबाई क्या होगी, कम होगी। इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि ये दूसरी कक्षा से, यानी इसका आकार इससे बड़ा होता है, फिर इससे इसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। आयोडीन के बीच में अगर बंध बना हुआ है तो इसमें भी इसकी जो बंध लंबाई होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारी पीरियोडिक जो टेबल्स होती है उसमें बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, कक्षा की नहीं बढ़ती है, किंतु ऊपर से समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का जो होता है आकार बढ़ने लगता है। जब परमाणु का आकार बढ़ने लगता है तो उनकी नाभिक से दूरी भी बढ़ने लग जाती है। जब नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो उनमें क्या हो जाएगा, उनकी जो बंध लंबाई होगी वो भी बढ़ने लग जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो इनकी बंध लंबाई का जो क्रम रहेगा, इसकी कम रहेगी और इसकी ज़्यादा रहेगी। इसी के बाद में देखें हम तो बंध बहुलकता, यानी बंध का प्रकार या बंध बहुलकता। बंध बहुलकता का मतलब होता है कि एक से अधिक बंधों की संख्या। यहाँ पर देखें, यदि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के मध्य एक से अधिक बंध उपस्थित हो तो उनकी बंध लंबाई कम हो जाती है। अगर हम देखें, मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है
तो इसकी बंध लंबाई ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर आकर्षण ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर बंध लंबाई क्या हो जाएगी, कम होगी। और नाइट्रोजन के बीच में और भी बंध लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हमने देखा कि एक से अधिक जब बंधों की निर्माण होता है तो उनमें बंध लंबाई क्या होने लगती है, कम होने लग जाती है, क्योंकि वो क्या होता है, बिल्कुल पास पास में आने लगते हैं। जब बिल्कुल पास पास में आएंगे तो उनके बीच में की जो बंध लंबाई है, यानी जो बॉन्ड लेंथ है, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस प्रकार से इनका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अभी तक हमने देखा है बंध ऊर्जा, अबंध या बंध लंबाई, और इसी के बाद में आएगा हमारा बॉन्ड एंगल। तो इनको नोट कर लीजिएगा आप। और इसी के बाद में अगर हम देखेंगे तो वो देखेंगे बंध कोण। चलिए इनको नोट कर लीजिएगा। और इसी के बाद में अब हम देखेंगे बॉन्ड एंगल, यानी बंध कोण क्या होता है, यानी बंध कोण क्या होगा, हमसे पूछा जाएगा, यानी बंध कोण किसे कहा जाता है। तो चलिए इसी के बाद में हम देखें तो ये होगा हमारा बॉन्ड एंगल, यानी बंध कोण किसे कहा जाता है। तो आपको बता दें कि जब दो परमाणु क्या होंगे, किसी तीसरे परमाणु से क्या होंगे, एक साथ बंध बनाते हैं या अलग अलग प्रकार से बंध बनाकर जुड़ते हैं, तो उन दो जो परमाणु होते हैं, उन परमाणु के बीच में जो बंध बनता है उसे बंध या उनके बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहा जाता है, बंध कोण कहा जाता है। तो इसको इस प्रकार से समझें, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा एक ए है, यह मान लीजिएगा कि हमारा एक ए है और एक ही हमारा बी है। ए और बी मिलकर किससे बंध बना रहे हैं, ओ से बंध बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों किसी तीसरे से क्या कर रहे हैं, बंध का निर्माण कर रहे हैं। तो इनके बीच में इन दो परमाणुओं के मध्य में जो कोण बनता है, यही क्या कहलाता है, हमारा बंध कोण कहलाता है, यानी बंध कोण या बॉन्ड एंगल कहलाता है। तो ये किसी तीसरे से जब बंध का निर्माण करेंगे तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से हो जाएगी कि जब दो परमाणु किसी तीसरे परमाणु से एक साथ अलग अलग बंध बनाते हैं तो दो परमाणुओं के मध्य में बने कोण को बंध कोण कहा जाता है, यानी बॉन्ड एंगल कहा जाता है, बंध कोण कहा जाता है, बंध कोण कहा जाता है, बंध कोण कहा जाता है। यानी इसमें देख लेंगे हम कि ये बंध कोण क्या होता है कि जब एक ही जो परमाणु होगा, यानी दो परमाणु होंगे, तो वो किसी तीसरे एक परमाणु से क्या करेंगे, एक साथ बंध बनाते हैं, तो उन दो परमाणु के मध्य में जो कोण बनेगा उसी कोण को क्या कहा जाता है, यहाँ पर बॉन्ड या बंध कोण कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक बंध का निर्माण हुआ है, या हम इसको इस प्रकार से भी देख लें, यहाँ पर ए है हमारा और यहाँ पर मान लीजिए कि ओ है, और ये ए और ये बी, तो इन दोनों ने यहाँ पर ऑक्सीजन से बंध बनाया। तो ये जो कोण होगा, ये वाला कोण, इसे ही कौन सा कोण कहा जाएगा, तो इसे ही कहा जाता है बंध कोण कहा जाता है। चलिए इसी के बाद में हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर, यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो आप इनको जब तक नोट कर लीजिएगा। अब जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, चलिए इसको रफ कर देते हैं। और इसी के बाद में अगला जो हमारा रहेगा, तो वो अगला है हमारा बॉन्ड ऑर्डर, यानी अबंध कोटि, बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो आगे भी इसको बताएंगे। यानी बॉन्ड ऑर्डर का महत्व क्या है, यानी किस प्रकार से बॉन्ड ऑर्डर भी निकाला जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, यानी जो एक अणु होता है
एक अणु के अंदर दो परमाणु के मध्य बने हुए बंधों की जो संख्या होती है उन्हें ही क्या कहा जाता है, बंध कोटि कहा जाता है या बंध ऑर्डर कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे किसी अणु में उपस्थित दो परमाणुओं के मध्य बने बंधों की संख्या बंध कोटि या अबंध कोटि यानी बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। अब किस प्रकार से होगा, मान लीजिए कि हमारे पास में है एक अणु है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये अणु है हमारे पास में, और ये है हमारे पास में नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ये जो अणु है, इन अणु के बीच में दो परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम देखें कि इनमें जो बंध की कोटि होगी या बंध की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो इसमें बंध की जो संख्या है वो 1 है, इसमें भी 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा 2 होगा, और इसी का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3 होगा। यानी अबंध कोटि क्या होगी, इसकी 3 होगी, और इसकी 2 होगी, और इसकी 1 होगी, और इसकी 1 होगी। तो यहाँ पर जो दिया है यानी जो एक अणु होता है और अणु के मध्य उपस्थित दो परमाणु, यानी उस अणु के अंदर जो दो परमाणु रहेंगे और उन दो परमाणुओं के मध्य में जो बंध बनेंगे, उन बंधों की जो संख्या होगी उसे ही क्या कहा जाता है, बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है, यानी बंध कोटि कहा जाता है। यानी बंधों की जो संख्या होती है उन्हें ही क्या कहा जाता है, बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। तो चलिए आपको इतना यहाँ पर समझ दिया, और ये क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में हम देखेंगे अतिव्यापन या फिर देखेंगे हम संकरण। तो अगली क्लास में के पहले बता दें आपको कि आप इनको कंटिन्यू क्या करेंगे, इनको नोट भी करते जाइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।